गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपना बिजनेस लॉ का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डैट इज़ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ने से पहले हमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट टर्म जाननी है वो है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट होता है जिसके अंदर जो पार्टीज़ होती हैं वो लीगली ऑब्लाइज्ड होती हैं एक दूसरे के लिए। अब मैं इसे आपको सिंपल टर्म्स में बताती हूँ कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में अग्रीमेंट होता है और वो दोनों लोग किसी एक इशू के ऊपर सेम वे में बात कर रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मेरे पास 2 कार्स हैं, रेड एंड ब्लू, और मैं सामने वाली पार्टी को अपनी कार बेचना चाहती हूँ। अगर मैं उसे बोलती हूँ कि मैं अपनी रेड कार बेचना चाहती हूँ और द अदर पार्टी अग्रीज टू इट कि मैं आपकी रेड कार खरीदना चाहता हूँ, तो दिस इज़ एन अग्रीमेंट एंड इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। येस, दिस एग्जाम्पल इज़ सूटेड इन दिस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। जब हम किसी एक चीज़ को कोर्ट के अंदर लेके जा सकते हैं डैट, और उसमें लीगल ऑब्लिगेशन होता है, डैट इज़ एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। एक बार मैं आपको फिर से समझाती हूँ इसे। एक कॉन्ट्रैक्ट दो चीज़ों से मिलकर बनता है, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। तो यहाँ पे हम पहले समझेंगे अग्रीमेंट क्या होता है। अग्रीमेंट होता है जब जो पार्टीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट की वो किसी चीज़ के ऊपर अग्री करती हैं। वहाँ पे भी दो टर्म्स होती हैं, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। जब एक बंदा ऑफ़र करता है और सामने वाला बंदा उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है तो इसे हम कहते हैं अग्रीमेंट। एंड एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ क्या होता है? जब आप उस अग्रीमेंट को लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देते हो तो वो हो जाता है एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। मैं इस चीज़ को आपको 2 एग्जाम्पल से समझाऊंगी। मैं आपको अपने घर चाय पर बुलाती हूँ, क्या आप शाम को मेरे घर आओगे? You said yes. This is an agreement. Is this a contract? No. Why? Because it is not creating any legal obligation. क्या मैं आपको कोर्ट लेके जा सकती हूँ कि आप मेरे घर चाय पे नहीं आए, मैं आपका वेट कर रही थी, तो अब आप कोर्ट में चलो और अब आप मुझे उस चीज़ के पैसे दो या उस चीज़ के लिए मुझे किसी तरीके से ऑब्लाइज करो? नो। क्यों? क्योंकि दिस इज़ एन सोशल अग्रीमेंट। एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या होगा? मैंने आपको अपनी कार बेचनी थी, बदले में आपने मुझे पैसे देने थे, पर जब पैसे देने की बारी आई तो आपने मुझे पैसे नहीं दिए। इस केस में मैं आपको कोर्ट में लेके जा सकती हूँ कि यहाँ पर हम दोनों के बीच में क्या था? लीगल ऑब्लिगेशन। जहाँ पर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है वो अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाते हैं। या जहाँ पर आप किसी को अनलॉफुल एक्ट करने के लिए अग्री करते हो कि एक्स बंदे को मार दो, उसका खून कर दो, मैं आपको 10,000, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए दूंगी। यहाँ पर भी आपके बीच में कुछ एक्सचेंज हो रहा है, आप खून कर रहे हो और आपको पैसे मिल रहे हैं, बट अगेन दिस इज़ नॉट एन कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो रहा है। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म सामने आती है कि जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि कुछ अग्रीमेंट्स सोशल नेचर के होंगे, कुछ अग्रीमेंट्स इलीगल होंगे, तो वो सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते हैं। पर जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो क्या होते हैं? अग्रीमेंट, क्योंकि विदाउट अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। जब वो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, लीगल ऑब्लिगेशन हो जाता है, तब आपका वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता, वो एग्रीमेंट क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है आपको इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिए, मैं आपको वहाँ पर क्लियर करूँगी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज़ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की, हमने समझ लिया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जिसमें एक बंदा ऑफ़र करता है, दूसरा बंदा उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है और वो उनको लीगल ऑब्लाइज्ड करता है, दोनों को एक लीगल रिलेशन में डाल देता है, तो इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट होते कितने टाइप के हैं?
फर्स्ट इज़ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सा है, जिस भी कॉन्ट्रैक्ट को आप लॉ की नज़रों में सही साबित कर सकते हो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जिन भी कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन होता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है, वो आपके कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, देखो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास ब्लू और रेड कार थी, मैं आपको बोलती हूँ मेरी कार खरीदेगी, आप कहते हो यस मैं तेरी कार खरीदूँगी। ये इसकी डील हम करेंगे परसों। जब परसों आता है तो परसों को क्या होता है, एक मिनट बेटा, तो परसों को क्या होता है कि आप पैसे लेके आते हो अकॉर्डिंग टू द रेड कार, बट मेरे दिमाग में क्या होता है कि मैं कौन सी कार बेचूंगी, ब्लू कार। पर जब हम कार की डील करने लगते हैं तो आप कहते हो कि नहीं मुझे ये वाली कार थोड़ी चाहिए थी, मुझे तो दूसरी कार चाहिए थी। हम दोनों कोर्ट में जाते हैं कि मैंने तो इसको रेड कार बेचने या ब्लू कार बेचने का प्रॉमिस किया था और ये तो अब ये वाली कार लेके आई है। इस केस के अंदर कोर्ट आप दोनों के ऊपर छोड़ देगी कि आप कौन सी, क्या अब आप इस कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर प्रोसीड करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर प्रोसीड करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड। अगर आप प्रोसीड नहीं करना चाहते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। तो जब कोर्ट उन पार्टीज़ के ऊपर छोड़ देता है डैट यू वांट टू कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आपका आता है इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट। इल्लीगल बिल्कुल ही क्लियर है, जिसका जो ऑब्जेक्टिव है वो लॉफुल नहीं है, आर कॉल्ड एज इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड नेक्स्ट इज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। जिन कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ जैसे डॉक्यूमेंट मिसिंग है, कहीं सिग्नेचर सही से नहीं है, कोई आपने पेपर लगाना था वो नहीं लगाया, तो जब जहाँ पर कुछ टेक्निकल एरर आ जाता है कोर्ट की टर्म्स में तो उसे हम बोलते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नहीं है, आई एम देयर टू सॉर्ट आउट योर इश्यूज़, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर देना। Moving on the next topic and the last topic of this chapter, that is essential elements of a valid contract। हम तब से यही बात कर रहे हैं कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होना चाहिए। अब एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसकी अब हम यहाँ पर बात करेंगे। फर्स्ट इज़ अग्रीमेंट। अभी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि जब तक हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो लोग आपस में अग्री नहीं करेंगे, दो या दो से ज़्यादा लोग, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे पहले ज़रूरी चीज़ क्या होती है, अग्रीमेंट, दैट इज़ ऑफर बाय समवन एंड एक्सेप्टेंस बाय समवन। क्लियर। नेक्स्ट इज क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। पहले लाइन में ही हमने क्या पढ़ा था जब मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बता रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। एग्रीमेंट पढ़ लिया वैलिड के लिए। सेकेंड इज कि वो क्या होना चाहिए, लॉ में एनफोर्सेबल होना चाहिए, पार्टीज़ एक दूसरे के लिए लीगल ऑब्लाइज्ड होनी चाहिए, तभी वो अग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। सेम इसमें कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सिस एड आइडम। बेटा इसके ना ब्रैकेट में लिख लो मीटिंग्स ऑफ माइंड। इसमें भी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि दोनों पार्टीज़ या जितनी भी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं वो बात को उसी वे में समझ रही हैं जिसमें सामने वाला कहना चाह रहा है। मेरे पास 3 बंगलोज़ हैं, हम बंगलों की डील कर रहे हैं, पर मैं अपने सरिता विहार वाले बंगला की बात कर रही थी, पर आपने मेरे सैनिक फार्म वाले बंगला सोच लिया। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैटर था हम उसमें कंफ्यूज हो गए, मैं किसी और की बात कर रही हूँ, आपने कोई और समझा, तो यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द माइंड ऑफ बोथ द पार्टीज शुड मीट एट सेम लेवल। नेक्स्ट इज फ्री कॉन्सेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे के पॉइंट्स के फुल फ्लेज चैप्टर्स भी हैं वो हम डिटेल में करेंगे। फ्री कॉन्सेंट का मतलब होता है कि जितनी भी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं वो अपनी मर्ज़ी से उस कॉन्ट्रैक्ट में आई हुई होनी चाहिए। किसी ज़ोर ज़बरदस्ती से, किसी प्रेशर से, किसी मिसरिप्रेजेंटेशन में, फ्रॉड से हम उन्हें उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अग्री नहीं किए होने चाहिए। जैसे कि
अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ्री कॉन्सेंट की, तो एक छोटा सा समझाती हूँ। कोर्जन, कोर्जन का मतलब होता है ज़बरदस्ती, गन पॉइंट पे कोई काम कराना कि फटाफट से मुझे अपने सारे पैसे दे दे, या ये वाले प्लॉट खरीद ले और इसके पैसे मुझे दे दे, रजिस्ट्री कर फटाफट, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। तो यहाँ पे आप अग्री तो कर गए, पर आप अपनी विल से अग्री नहीं किए, आप किसी के दबाव में आकर अग्री कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, कॉम्पिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट। इसमें वो ये कह रहा है जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं कॉन्ट्रैक्ट करने में, वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए लॉ की नज़रों में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। जैसे कि 3 मेजर इसमें पॉइंट्स आते हैं। माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जिस पर्सन को लॉ ने डिसक्वालीफाई किया हो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट इज लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब है, कंसिडरेशन का मतलब समझो बेटा, समथिंग इन रिटर्न। जब आप कोई चीज़ दे रहे हो उसके बदले में आपको कुछ मिलना चाहिए। डैट कुछ कैन बी एनीथिंग। वैसे हम इसमें प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कहते हैं या वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट कहते हैं, बट जो भी आपका कंसिडरेशन है, जो भी आप किसी को दे रहे हो, 10 लाख दे रहे हो, 1 करोड़ दे रहे हो, कार के बदले में घर दे रहे हो, डैट शुड बी लॉफुल। और इसमें एक बात बोली है कि वो फिक्टिशियस नहीं होना चाहिए, मतलब वो आपने कोई इल्यूजनरी कंसिडरेशन नहीं बनानी चाहिए, वो रियल में होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ लॉफुल ऑब्जेक्ट। वेरी इजी, कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लीगल। इलीगल ऑब्जेक्टिव से किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता। नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसे वॉइड कोर्ट ने, लॉ ने वॉइड डिक्लेयर नहीं किया होना चाहिए, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेन होना चाहिए कि किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कब कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो। सर्टेन होनी चाहिए हर चीज़, हर एक बंदे को पता होनी चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो पॉसिबल होना चाहिए परफॉर्म करना। इम्पॉसिबल एक्ट्स का जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इफ़ अ पर्सन इज़ डेड, तो आप अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि मैं तो इसको ज़िंदा कर दूंगा तो मुझे 1 करोड़ रुपए दे दे, आप उसको ज़िंदा भी नहीं करते, 1 करोड़ रुपए लेके फ़रार हो जाते हो, तो यहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है। यहाँ पे आप उसके साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता। नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़। एक कॉन्ट्रैक्ट को करने में वो राइटिंग में होना चाहिए, प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए, जितने साइन होने चाहिए स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए। जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए की जानी चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे, और ये मैंने अभी आपको बहुत शॉर्ट में बताए हैं। जब जैसे जैसे ये चैप्टर्स आएंगे मैं फर्दर आपको एलेबोरेट करके वो बताऊंगी। अगेन इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस। आप इसे 1-2 बार सुनिए एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो अपनी लेकर आएंगे।